अब देखिए इमरान खान आखिर हैं कहां गायब हैं? उनकी बहन, उनकी बीवी मांग कर रही है कि इमरान के बारे में सच बताया जाए। इमरान खान की मौत को लेकर अफवाहों का बाजार अभी भी गर्म है। इमरान को लेकर पाकिस्तान में बहुत तनाव हो गया है। रावलपिंडी की अडियाला जेल के बाहर समर्थक अब भी डटे हुए हैं। इमरान खान से हर हाल में मुलाकात की मांग पर रहे। इमरान की बहनों ने भी सरकार से सच बताने की मांग की है। इमरान की पार्टी ने शहबाज सरकार को सीधे चेतावनी दी है, कहा कोई अनहोनी हुई तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तनाव बढ़ाने में बुशरा बीवी के पहले बयान भी जिम्मेदार हैं। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने असीम मुनीर पर आरोप लगाया था और कहा था इमरान खान को जहर देने की योजना बनाई गई है। इन बयानों ने लोगों के मन में पहले ही गहरे संदेह पैदा किए। इमरान अगस्त 2023 से रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद है। पिछले हफ्ते इमरान की बहनों के साथ पुलिस ने बदसलूकी की थी। तब हुआ जब उनकी बहनें मुलाकात के लिए जेल पहुंची थी। ये जो सफेद कुर्ते में आप देख रहे हैं इमरान की बहन है और लाल कपड़े में जिन्हें आप देख रहे हैं इमरान की पत्नी है। इमरान खान की बहनों को उनसे मिलने नहीं दिया गया था। मार्च में हाईकोर्ट ने इमरान को परिवार से मुलाकात की मंजूरी दी थी, जबकि सोचिए कोर्ट कह रहा है कि इमरान से मिलने दो, लेकिन अडियाला जेल प्रशासन ने आदेश का पालन नहीं किया। अक्टूबर में कोर्ट ने दोबारा मुलाकातें बहाल करने का निर्देश दिया, फिर भी उनकी बहनों की एक भी बार मुलाकात इमरान से नहीं कराई गई। पूरे मामले में अब इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने ऐलान किया है। पीटीआई के सांसद हर मंगलवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सामने जमा होंगे। देखिए कौन क्या कह रहा है इमरान खान पर, उनकी स्थिति पर। उनकी बहन अलीमा खान कह रही है 6 से 7 महीने से इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा है। किसी की जुर्रत नहीं कि उनका बाल भी कोई बाका कर सके। पाकिस्तान की तानाशाह सरकार जेनजी से खौफजदा है। नवाज शरीफ कह रहे हैं इमरान खान को सत्ता में लाने वालों के लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए। जो उन्हें सत्ता में लाए हैं वो खुद इमरान से ज्यादा बड़े अपराधी हैं। पाक का जेल प्रशासन कह रहा है इमरान खान की जेल बदलने की खबर में कोई सच्चाई नहीं है। वो पूरी तरह ठीक है और उन्हें सारी मेडिकल सुविधाएं मिल रही हैं। और रक्षा मंत्री पाकिस्तान के कह रहे हैं इमरान को एक डबल बेड और एक वेलवेट का गद्दा दिया गया है। जो खाना उनके लिए आता है वो 5 स्टार होटल में भी नहीं मिलता है। उनके पास टीवी और वो अपनी पसंद का चैनल भी देख सकते हैं। इमरान खान के लिए एक्सरसाइज करने की मशीनें भी हैं। यह दावा किया जा रहा है पाकिस्तान की में जेल प्रशासन और मंत्री की तरफ से। इमरान खान की बहन से हमारे सहयोगी ने बात की, सुनिए वो क्या शक जता रही। एक मेरी बहन की, हाँ। लेकिन 5-6 हफ्ते में सिवाय मेरी बहन के, हाँ। 6-7 हफ्तों में सिवाय मेरी बहन के जो 2 दफा मिली हैं, हाँ। किसी की भी मुलाकात, तो यहाँ पे कोई लॉ तो अप्लाई नहीं कर रहा है। उनको जेल में क्यों डाला हुआ है? क्योंकि 85% पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है और ये साजिश इमरान खान के खिलाफ नहीं, ये तो अपने लोगों के खिलाफ है। अब देखिए क्यों खौफ है कि इमरान खान को मारा जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान का इतिहास ऐसा ही रहा है। क्या इतिहास रहा है ये देखिए। सबसे पहले देखिए लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे। 1951 में गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई। अगला नाम जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर के पिता, पूर्व पीएम और राष्ट्रपति। 1979 में रावलपिंडी जेल में इन्हें फांसी पर लटका दिया गया। जनरल जियाउल हक 1988 में विमान दुर्घटना में इनकी संदिग्ध मौत हो गई। बेनजीर भुट्टो पूर्व पीएम पाकिस्तान, 2007 में गोली मारकर हत्या हो गई। इसलिए यह शक जताया जा रहा है कि इमरान की जान भी क्या खतरे में है। इमरान खान जेल में, उन पर देखिए 1-2 नहीं आधा दर्जन सजाएं उन्हें हो चुकी हैं। इमरान खान अगस्त 2023 से रावलपिंडी की जेल में बंद है। भ्रष्टाचार के केस में 14 साल की सजा सुनाई गई। इमरान खान के खिलाफ 100 से ज्यादा केस चल रहे हैं, 100 से ज्यादा मुकदमे, जिनमें सरकारी गिफ्ट बेचने यानी तोशाखाना केस भी है। मई 2023 में अल कादिर ट्रस्ट में गिरफ्तार किया गया इन्हें। अल कादिर ट्रस्ट के लिए अरबों की सरकारी जमीन बेची थी। गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने हंगामा किया। अगस्त 2023 में कोर्ट ने तोशाखाना केस में इन्हें दोषी करार दिया। 3 साल की जेल हुई, 5 साल चुनाव लड़ने पर पाबंदी लग गई। उसके बाद देखिए जनवरी 2024 में अगला मामला इनके सामने आया। साइफर केस में उन पर नेशनल सीक्रेट चोरी करने का आरोप लगाया गया। 24 में तोशाखाना के एक दूसरे केस में 14 साल की सजा हो गई। फरवरी 2024 में निकाह इद्दत केस में 7 साल की सजा हो गई। कोर्ट ने बुशरा बीबी के साथ शादी को इनकी अवैध ठहरा दिया। यह इनके ऊपर अब तक एक्शन हुआ। आखिर मुनीर इमरान खान को क्यों मरवा सकते हैं? क्या दुश्मनी है इनके साथ? पाकिस्तान में इस वक्त फील्ड मार्शल मुनीर सबसे ताकतवर आदमी। आरोप है कि मुनीर ने कई बार इमरान को मरवाने की कोशिश की।
दरअसल असीम मुनीर और इमरान खान की अदावत पुरानी है। इमरान खान जब प्रधानमंत्री थे तब मुनीर को दरकिनार कर दिया था इमरान ने। 2019 में असीम मुनीर को आईएसआई के डीजी पद से इमरान ने हटा दिया था, क्योंकि मुनीर ने इमरान की पत्नी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और इसकी वजह से इमरान खान मुनीर से बहुत नाराज थे। इमरान खान ने कोशिश की थी कि मुनीर सेना प्रमुख न बनने पाए किसी भी हाल में। इसके लिए इमरान ने जनरल बाजवा का कार्यकाल बढ़ाने की पेशकश कर दी। हालांकि तब बाजवा और इमरान खान के रिश्ते भी ठीक नहीं थे। हुआ ये, और सेना में वरिष्ठ होने की वजह से असीम मुनीर सेना प्रमुख बनाए गए। मुनीर के चीफ बनने के बाद इमरान को सेना का समर्थन मिलना बंद हो गया। आम चुनाव में इमरान को हराने के लिए नवाज शरीफ लंदन से आए और एक तरफ नवाज शरीफ के खिलाफ दर्ज मुकदमे खत्म किए गए, वहीं दूसरी तरफ अलग अलग मामलों में इमरान को सजा होने लगी। इमरान खान को जब अविश्वास प्रस्ताव के जरिए पीएम पद से हटाया गया तो उन्होंने आईएसआई और मुनीर के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। साथ ही कई बार यह भी कहा कि आईएसआई उनको मारने की साजिश रच रही है। तो पाकिस्तान में इमरान खान जिंदा है या नहीं, ये सिर्फ पाकिस्तान के हुक्मरान जानते हैं और पाकिस्तान का अतीत क्या है सब जानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए नासूर बन गया है तहरीके तालिबान पाकिस्तान और तालिबान। उन्हें लग रहा है कि एक तरफ घर में भी पीटे जाएंगे और बॉर्डर पर भी। तस्वीर में आपको पहली दिखाऊं, अगली तस्वीर देखिए जरा क्या हुआ। पिछले दिनों टीटीपी ने, तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान पर एक अटैक किया। अगली तस्वीर देखिए, उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद तालिबान पर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक कर दी। 3 एयर स्ट्राइक एक के बाद एक की। और उसके बाद अब अगली खबर यह मिल रही है कि टीटीपी ने अटैक किया है और पाकिस्तान की पाइपलाइन उड़ा दी। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये गैस पाइपलाइन उड़ा दी है तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने। और अब देखिए तालिबान ने क्या किया है। जानकारी मिल रही है कि तालिबान ने पाकिस्तानी बॉर्डर पर एक के बाद एक अटैक किए। बताया जा रहा है तालिबान ने ड्रोन से अटैक किए हैं और इस ड्रोन हमले में कई जानें चली गई हैं। अब देखिए कैसे अटैक हुआ। अफगानिस्तान से ड्रोन गए हैं पाकिस्तान की सीमा के अंदर और वहां धमाके हुए। पाकिस्तान के अंदर आईएसआई के आतंकियों पर ड्रोन से हमला हुआ। हमला पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के खैबर जिले में हुआ। अज्ञात ड्रोन अफगानिस्तान से आए और हमले के बाद लौट गए। ड्रोन हमले के दौरान पाक सेना ने हैवी मशीन गन से गोलियां बरसाई हैं। पाक फौज ने ड्रोन को रोकने की पूरी कोशिश की है लेकिन नाकाम रहे। बताया जा रहा है कि इस हमले में आईएसआई के कमांडर भी मारे गए। ये सभी आतंकिस्तान के अंदर कई हमलों के लिए जिम्मेदार थे। इस ड्रोन हमले को पाकिस्तान से तालिबान का बदला भी माना जा रहा है। दरअसल पाक वायुसेना ने अफगानिस्तान में बड़ा हवाई हमला किया था और पाकिस्तान के हवाई हमले में 9 बच्चे समेत 10 लोग मारे गए थे। दरअसल पाकिस्तान की सेना इस समय टीटीपी की चुनौती से जूझ रही है। टीटीपी से मुकाबले के लिए पाकिस्तानी सेना ने आईएसआई को पाला है। आईएसआई के आतंकियों के लिए पाकिस्तान बहुत सुरक्षित पनाहगाह है। हाल में कोयटा, कराची, पेशावर में आईएसआई आतंकियों पर हमले की खबर आई थी। कुछ दिन पहले अफगानिस्तान में आईएसआई आतंकी सईदुल्लाह की गिरफ्तारी हुई थी और आतंकी सईदुल्लाह ने कबूला कि उसने आतंकी ट्रेनिंग पाकिस्तान के अंदर ली थी, जिससे साबित हुआ कि किस तरह पाकिस्तान में आईएसआई आतंकी फल फूल रहे हैं। सुनिए जरा, तालिबान बदले का जवाब दे चुका है।
अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सेना का हवाई हमला अफगानिस्तान की संप्रभुता पर सीधा अटैक है और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानदंडों और सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लंघन है। पाकिस्तानी सेना की इन शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों से कुछ हासिल नहीं होता। ये केवल ये साबित करती है कि दोषपूर्ण खुफिया जानकारी से प्रेरित अभियान तनाव बढ़ाते हैं और पाकिस्तानी सैन्य शासन की निरंतर विफलताओं को उजागर करते हैं। अफगानिस्तान आक्रामक कृत्य की कड़ी निंदा करता है और इस बात पर जोर देता है कि अपने हवाई क्षेत्र और नागरिकों की रक्षा करना उसका वैध अधिकार है। उचित समय पर आवश्यक प्रतिक्रिया दी जाएगी। तो तालिबान ने कहा था उचित समय पर आवश्यक प्रतिक्रिया दी जाएगी और प्रतिक्रिया दे दी गई। ड्रोन अटैक हो गया है, लेकिन शहबाज शरीफ के एक बहुत अच्छे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस के पास एक अटैक हो गया है। तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप से जब शहबाज और मुनीर मिले थे उस वक्त की तस्वीर है, लेकिन व्हाइट हाउस से कुछ मीटर दूरी पर आतंकी हमला हुआ। ये व्हाइट हाउस आप देख रहे हैं, यहां से ट्रंप का आवास है और इससे कुछ दूरी पर ही एक टेरर अटैक हुआ है। जो टेररिस्ट है उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, रहमुल्ला, इसने ये हमला किया और वहां जो नेशनल गार्ड थे वो मार गिराए गए। उसके बाद देखिए जरा, ट्रंप के घर के पास जिसने हमला किया उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। गोलियां चली हैं और क्रॉस फायर में। उसके बाद देखिए वो शख्स गिर गया स्ट्रेचर पर, एम्बुलेंस बुलाई गई और उसे अस्पताल ले जाया गया, जिंदा है। 2 नेशनल गार्ड की मौत हुई है। हमलावर गिरफ्तार है, इसका नाम है रहमानुल्लाह। और रहमानुल्लाह दरअसल रह रहा था अमेरिका में। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, बाकायदा इसका आईडी कार्ड आप देख रहे हैं, रहमानुल्लाह, और लिखा हुआ है NSU खास यूनिट में, अमेरिका में बहुत खास यूनिट में, फोर्स में काम कर रहा था अमेरिका में। अफगानिस्तान से इसका ताल्लुक है और इसने ही आतंकी अटैक किया। ट्रंप खुद कह रहे हैं ये एक टेरर अटैक था। क्या हुआ मैं आपको बताऊं। दरअसल व्हाइट हाउस के पास नेशनल गार्ड्स के 2 जवानों को गोली मारी गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस गोलीबारी को आतंकी हमला बताया है। हमले में शामिल संदिग्ध की पहचान रहमानुल्लाह लाकनवाल के तौर पर हुई है। हमलावर 29 साल का है और अफगान शरणार्थी है। पुलिस ने उसे दबोच लिया है। हमलावर ने एक महिला गार्ड को सीने में और सिर में गोली मारी। हमलावर रहमानुल्लाह अगस्त 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिका आया था। उसने 2024 में शरणार्थी के लिए अप्लाई किया। 2025 में मंजूरी मिल गई। बहुत से शरणार्थी अमेरिका जाते हैं, अप्लाई करते हैं, वो शरणार्थी हैं, अफगानिस्तान में सताए हुए हैं, यहां रहने की जगह मिले, उन्हें जगह मिल गई और उसने गोली मार दी। अमेरिका आने से पहले 10 साल तक अफगान सेना में काम कर चुका था। इस दौरान अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस के साथ मिलकर ऑपरेशन भी इसने किए। हमलावर रहमानुल्लाह कुछ समय कंधार के एक बेस पर भी तैनात रहा था। हमले के बाद अमेरिका ने अफगान नागरिकों की इमिग्रेशन रोक दी है। ट्रंप ने कहा है इसमें जो भी शामिल है उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। नेशनल गार्ड अमेरिकी सशस्त्र बल रिजर्व का हिस्सा है, जिसकी 2 ब्रांच है। नेशनल गार्ड को आपदा राहत पहुंचाने के लिए तैनात किया जाता है और इसी के साथ आंतरिक सुरक्षा के लिए भी ये नेशनल गार्ड की तैनाती होती है। आमतौर पर राष्ट्रपति कुछ खास हालातों में ही इनकी तैनाती करते हैं। वॉशिंगटन डीसी में इसी साल अगस्त से नेशनल गार्ड की तैनाती हो रही है और नेशनल गार्ड की तैनाती के लिए ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बाकायदा जारी किया था। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं और FBI के डायरेक्टर क्या कह रहे हैं। हमें ऐसे हमलों को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो ऐसे लोगों द्वारा किए जा रहे हैं जिन्हें हमारे देश में होना ही नहीं चाहिए। अब हमें बाइडेन के शासनकाल में अफगानिस्तान से आए हर एक विदेशी की फिर से जांच करनी होगी और ऐसे किसी भी विदेशी को निकालने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने होंगे जो यहाँ का नहीं है या हमारे देश को कोई फायदा नहीं पहुँचाता। अगर वो हमारे देश से प्यार नहीं कर सकते तो हम उन्हें नहीं चाहते। अमेरिका आतंकवाद के आगे
कभी नहीं झुकेगा। Tonight I can announce that I have directed the Department of War to mobilize an additional 500 troops. जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हमने संघीय, राज्य और स्थानीय प्रवर्तन एजेंसियों की पूरी ताकत जुटाई है ताकि जिम्मेदार अपराधियों तक पहुंचने के लिए हम अपने सभी संसाधनों का इस्तेमाल कर सकें। और इसमें कोई संदेह नहीं कि उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा, क्योंकि ये एक संघीय कानून प्रवर्तन अधिकारी पर हमला है, इसलिए इसे उसी रूप में ही देखा जाएगा। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको लिए चलता हूं यूपी और बिहार। यूपी टू बिहार, माफिया पर प्रहार। योगी आदित्यनाथ माफियाओं पर एक्शन के लिए जाने जाते हैं। योगी आदित्यनाथ आज नोएडा आए और उनका हेलीकॉप्टर लैंड हुआ। आदित्यनाथ आज नोएडा में थे और दूसरी तरफ बिहार में सम्राट चौधरी के मॉडल की तुलना योगी मॉडल के साथ हो रही है और सम्राट चौधरी आज दिल्ली में थे। तस्वीर आप देख रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह से मिले सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी दिल्ली में थे और दूसरी तरफ बिहार में देखिए क्या हो गया। कल सम्राट चौधरी के एक्शन की बात हो रही थी, आज बिहार में एक लूट हो गई। बिहार के सीवान में 30 लाख रुपए की लूट हुई दिन दहाड़े गोलियों की गूंज के दरमियान। लुटेरे 30 लाख रुपए की लूट करके फरार हो गए, गोलियां चलाते हुए दिन की रोशनी में। इसके लिए बिहार का कानून व्यवस्था संभालना एक बड़ी चुनौती है, इसीलिए कहा जा रहा है सम्राट चौधरी बिहार में भी योगी मॉडल अपनाएंगे। योगी आदित्यनाथ पहुंचे जेवर एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। देखिए जरा, इस पर योगी की पुलिस ने एक्शन ले लिया है। बेटे पर पहली एफआईआर भी हो गई है अतीक के। डॉन अतीक अहमद के छोटे बेटे पर शिकंजा कस गया है। प्रयागराज में अतीक के बेटे अबान पर पहला केस दर्ज हुआ। अतीक के बेटे पर यह केस भड़काऊ रील को लेकर दर्ज हुआ है। शादी समारोह की तस्वीर आप देख रहे हैं। अबान का यह वीडियो वायरल है। यहां से वीडियो में अतीक का बेटा दबंग अंदाज में नजर आ रहा है। अबान पहले लग्जरी गाड़ियों के काफिले के साथ दिखता है, फिर डिनर कर रहा है। बैकग्राउंड में धमकी भरे डायलॉग चल रहे हैं। अतीक के बेटे की रील में कई भड़काऊ और आपत्तिजनक डायलॉग है, जैसे सामने वाले को हमसे क्या मिलेगा ये उसकी औकात बताएगी, हम दिल भी रखते हैं और असलाहा भी रखते हैं, हम की तरह पीछे से वार नहीं करते। इसमें भी आपत्तिजनक शब्द है। तूफान और जब भी आते हैं मां कसम डैश जाते हैं। आरोप है कि रील के जरिए अतीक का बेटा दबंगई दिखाने की कोशिश कर रहा है। धमकी वाले वीडियो डालकर दहशत फैलाने की कोशिश है। बीएनएस की धारा 353 के तहत अबान और उसके साथियों पर एफआईआर दर्ज हुई है। यह धारा माहौल बिगाड़ने और उपद्रव फैलाने वालों बयानों से संबंधित है। इसमें 3 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। मतलब अतीक के छोटे बेटे को भी जेल जाना पड़ सकता है। अतीक का 5वां बेटा अबान उमेश पाल हत्याकांड के समय आपको याद होगा 2 बच्चों को बाल गृह ले जाया गया था। 200 दिन तक बाल गृह में रहे थे। बालिग होने के बाद अबान प्रयागराज में अपनी बुआ के पास रहता है। नामी गैंगस्टर के बेटे को पुलिस की सुरक्षा मिली हुई है। फिर वो कैसे लग्जरी गाड़ियों के काफिले में घूम रहा है, सवाल यह है। और धमकी भरे डायलॉग वाली उसकी रील बनाई किसने? क्या अतीक के बेटे के कहने पर रील बनी? पुलिस इसकी भी जांच कर रही है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा वकील क्या कह रहे हैं इस पर। सेक्शन 53 है वो ज्यादा सीरियस ऑफेंसेस को कवर करता है, कि जैसे कि किसी के ऊपर हमला और खासकर अगर किसी
सरकारी मुलाजिम पे अगर कोई भी जानलेवा हमला होता है, प्रयास होता है, तो इसमें सख्त प्रावधान है और पुलिस को बिना किसी वारंट के अधिकार है कि वो एक्यूज्ड को अरेस्ट कर सकता है। अब ये पहली बार ऐसा नहीं है। अतीक के बेटे जो हैं ज्यादातर जेल में, 2 बाहर थे, उनमें भी एक पर एफआईआर हो गई है। पिछले दिनों मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी अतीक के, ये जो अबान की तस्वीर आप देख रहे हैं जिसके बारे में अभी आपको बताया, ये अपने भाई अली से मिलने जब जेल गया था, ये वो तस्वीर है। चेहरा छिपाकर वो निकलता हुआ दिखाई दे रहा है अली से मिलने के लिए जब वो जेल पहुंचा था। अली का भी एक वीडियो आया था सामने पिछले दिनों जब उसकी जेल शिफ्ट की गई, अली को झांसी जेल शिफ्ट किया गया, ये उस वक्त का वीडियो है। मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि अब और ना सताया जाए, जो कुछ हो गया है सो हो गया, और जो अन्यथा सताया जा रहा है उससे बचा ले। अन्यथा सताया जा रहा है उससे बचा ले मुख्यमंत्री जी। पानी तक नहीं पीने दिया गया है मानो। क्या हुआ अली, क्या हुआ रास्ते में? पानी तक नहीं पीने दिया गया। जेल में मैं जिस जगह था अपने होम डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ मुझे अकेले रखा गया, न किसी से मिलने की अनुमति थी, न बात करने की अनुमति थी। अब बताइए, भेज दिया गया वहाँ से 400-500 किलोमीटर दूर। रास्ते में कोई दिक्कत? अब बताइए, इतने छोटे से चेम्बर में 5-6 आदमी बैठे हैं, बताइए दिक्कत नहीं होगी? किसी प्रकार का डर तो नहीं लगा? जानता है सुरक्षित रहेंगे कि नहीं रहेंगे। मीडिया वालों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि अब और ना सताया जाए, जो कुछ हो गया है सो हो गया, और जो अन्यथा सताया जा रहा है उससे बचा ले। तो अतीक का ये बेटा भी जेल में है। आपको बताऊं, अतीक अहमद 160 से ज्यादा क्रिमिनल केस दर्ज है अतीक पर। योगी गुजरात की जेल से अतीक को यूपी लाए, पुलिस कस्टडी में गोलीबारी में अतीक अहमद मारे गए। अगला नाम है उमर अहमद का, ये बड़ा बेटा है। रंगदारी, वसूली समेत कई मामले दर्ज हैं उमर पर। फिलहाल उमर लखनऊ जेल में बंद है। ये अगली तस्वीर आप देख रहे हैं। अतीक का अगला बेटा अली नाम है इसका, दूसरा बेटा है। हिस्ट्री शीटर, हत्या के प्रयास जैसे केस दर्ज हैं। अतीक जेल गया तो अली गैंग संभालता था। हाल में अली नैनी जेल से झांसी जेल शिफ्ट किया गया है। एक और बेटा असद, अतीक का तीसरे नंबर का बेटा, वांटेड अपराधी था। उमेश पाल हत्याकांड में असद भी शामिल था। झांसी में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। एजम अतीक का चौथे नंबर का बेटा है और उमेश पाल हत्याकांड के बाद 221 दिन बालगृह में रहा है। बालिग होने के बाद रिहा किया गया। राजनीति की पढ़ाई के लिए कोलकाता गया है। और अबान जिस पर एफआईआर हुई, सबसे छोटा बेटा नाबालिग था तो बालगृह में था। 20 साल की उम्र में ही पहला मुकदमा दर्ज हो गया है। मां शाइस्ता परवीन, अतीक की पत्नी, भी वांटेड अपराधी है। सालों से फरार हैं। 50,000 का इनाम घोषित है। अतीक के जनाजे तक में नहीं पहुंची थी। ये अतीक की पूरी फैमिली आप देख रहे हैं जो ज्यादातर पर मुकदमे हैं या फरार है। आइए अब आपको बताऊं कि अली का एक और वीडियो जब उसे झांसी जेल शिफ्ट किया गया वो सामने आया। वो वीडियो मैं आपको दिखाऊं। ये है अली का वीडियो, झांसी जेल जब ले जाया गया। अली सबसे ज्यादा डर किस चीज का सताया? आइए अब आपको बताऊं एक और बड़ी खबर। यूपी की बात हो रही है तो यूपी के संभल जो पिछले काफी वक्त से सुर्खियों में रहा है, संभल की जामा मस्जिद का सर्वे हुआ और सर्वे के बाद दंगे हुए। उसके बाद से कुछ और सर्वे हुए और अलग अलग जगह कुओं की खुदाई होती रही। एक और कुआं मिला है, ये संभल में आप देख रहे हैं तस्वीर। एक और कूप मिला है जिसकी खुदाई की जा रही है। अब देखिए जरा इन कूप की कहानी भी है। क्या कहता है ये कूप? यूपी का संभल एक बार फिर से चर्चा में है। 46 साल से बंद एक कुएं की खुदाई हो रही है और भारी पुलिस बल और अधिकारी मौके पर हैं क्योंकि यह कुआं मुस्लिम बहुल इलाके में है। कुआं जामा मस्जिद से महज 1.5 किलोमीटर दूर मिला है। एक बड़े पेड़ के नीचे चबूतरा था, उसे हटाया तो वहां कुआं मिला। चर्चा यह है कि योगी ने संभल के पुराने दंगों की फाइल खोल दी है क्योंकि कुछ दिन पहले योगी ने कहा था दंगों के सारे चैप्टर खुलेंगे।
योगी ने 1978 में 184 हिंदुओं की सामूहिक हत्या की बात की थी, तो क्या उनमें से ही किसी का शव इस कुएं में जिसके लिए खुदाई हो रही है? सवाल यह है कि कुएं का रहस्य क्या? 1978 के दंगा पीड़ितों ने प्रशासन को पत्र लिखकर मांग की थी, कहा था कुएं की खुदाई कर साक्ष्यों की पड़ताल की जाए। दरअसल 1978 में कारोबारी राम शरण रस्तोगी की हत्या हुई थी। दंगे में हुई हत्या के बाद उनका शव कुएं में फेंकने का शक है। प्रशासन अब खुदाई कर अस्थि कंकाल की तलाश कर रहा है। वैसे संभल में पुराने कुएं और कूपों को संवारने का काम भी हो रहा है। एक साल में अब तक 16 पुराने कुएं चिन्हित कर संवारे गए हैं, इसलिए भी बारी बारी संभल में पुराने कुओं की खुदाई की जा रही है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, उनकी रिपोर्ट देखिए। यहाँ पर ये जो जगह है, जिस जगह पे ये कुआं है, देखिए आप, तो ये एक बड़ा विशालकाय पेड़ है। जब तक ये पेड़ यहाँ से रिमूव नहीं होता, हटाया नहीं जाता, तब तक जो है यहाँ पे काम जो है वो कुएं को खोदने का शुरू नहीं किया जाएगा। तो एक बार जो कुएं का खोदने का प्रोसेस है वो जब स्टार्ट होगा, तब जो है वो चीजें निकल कर आएगी। दंगाइयों की भीड़ आती है और दुकान में लूटपाट करती है, जिसका विरोध मेरे दादाजी ने किया था। वो दंगाई लूटने में सक्षम नहीं हुए, तो उन्होंने मेरे दादाजी की चक्कू से गोद कर हत्या कर दी गई। और जो जमीन खोदने वाला जो गेंदाला होता है, उस गेंदाले से कई बार मेरे दादाजी के शरीर पर करे, और उनकी वो पकड़े ना जाएं, तो इसलिए दुकान पे जो बड़े बड़े तराजू थे, उस तराजू से और रस्सी से बांधकर मेरे दादाजी को कुएं में फेंक दिया गया था। संसद भवन में योगी जी ने एक मुद्दा उठाया था 1978 दंगे में परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए। तो उसके उपलक्ष्य में मैं संभल आया, और संभल आके मैंने डीएम सर को एक ज्ञापन दिया, जिसमें का संज्ञान लेते हुए उन्होंने वो संभल में कुआं खुदवाया। मेरे पिताजी जब संभल के नकाशे में गाय भैंसों का चारा खरीदने जाते थे, तो उन्हें हमलावर धमकी देते थे कि जो ना जिस तरीके से तुम्हारे पिताजी का ये हाल करा है, और वही हाल हम तुम्हारा करेंगे। तो इसलिए मेरे पिताजी ने अपनी क्या बोलते हैं, यहाँ से सब परिवार के साथ पलायन करना ही उचित समझा। हमारे ताऊ थे। आपके ताऊ थे? क्या हुआ था उस वक्त? झगड़ा हो गया था यहाँ पे हिंदू मुस्लिम, तो हमारे ताऊ यहीं बैठे थे, तो वो ताऊ को यहाँ पे मार के इसमें कुएं में डाल दिया था। तो ये बात यूपी की हो गई। उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल की बात। अब बिहार में उसी उत्तर प्रदेश के योगी मॉडल को कैसे लागू किया जा रहा है। कल भी मैंने आपको बताया था, आज 1300 अपराधियों की लिस्ट आ गई है। ये बुलडोजर एक्शन हो रहा है। तस्वीरें खगड़िया की मैं आपको दिखा रहा हूं। बिहार के खगड़िया में बुलडोजर चल रहा है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं नालंदा की। कल भी लगभग 10 जिलों में बुलडोजर चला था। खगड़िया के बाद नालंदा में आज बुलडोजर गरजा। तो बिहार में अब योगी मॉडल पूरी तरह से लागू है और बुलडोजर चलना आम बात हो गई है। जिन्होंने अतिक्रमण किया है, अवैध कब्जे किए हैं, दुकानों के आगे बढ़ा लिए हैं, चबूतरे गाड़ियां खड़ी कर देते हैं और सड़क और छोटी हो जाती है, गाड़ी निकलने की जगह नहीं होती, उन सब पर एक्शन होगा। बाकायदा सम्राट चौधरी ने लिस्ट और बड़ी कर ली है। आपको बताऊं, कल 400 थी, आज 1300 की लिस्ट हो गई। बिहार में योगी के अंदाज में बड़ी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। गृह मंत्री बनते ही सम्राट योगी की तरह एक्शन ले रहे हैं। 4 दिन में बिहार में 10 से ज्यादा जगह बुलडोजर कार्रवाई हुई है। सम्राट चौधरी की पहली लिस्ट में 400 बड़े माफियाओं के नाम है। बिहार में 1300 नामी अपराधियों की दूसरी लिस्ट भी तैयार हो रही है। इसमें भू माफिया, बालू माफिया, बड़े गैंगस्टर्स का नाम है। सरकार कोर्ट में इन अपराधियों का नाम और रिकॉर्ड सौंपेगी, फिर आदेश मिलते ही संपत्ति जब्त होगी और बुलडोजर चलेगा। ऐसे ही एक्शन बाहुबली रहे शहाबुद्दीन के गढ़ पर भी होगा। सीवान में कुछ अपराधियों ने नई सरकार को चुनौती दी। 6 अपराधियों ने दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप से 30 लाख रुपए लूट लिए। अपराधियों ने सरेआम पिस्टल लहराई और फायरिंग की और फिर बोरे में गहने भरकर गोली चलाते हुए निकल गए। सीवान में नाकेबंदी कर अपराधियों की तलाश हो रही है और 4 दिन पहले जैसा एक्शन बेगूसराय में गैंगस्टर का हुआ था, तब हत्या के आरोपी शिवदत्त को एनकाउंटर कर गिरफ्तार किया गया। सीवान में लूट के आरोपियों का भी ऐसा ही हिसाब करने की तैयारी है। आइए आपको सुनवाऊं, सुनिए जरा। बाकायदा पूरे प्रशासन को भी यह हिदायत दी जा चुकी है कैसे काम करना है। सुनिए डीजीपी क्या कह रहे हैं। 400 लोगों की संपत्ति जब्त करने के लिए न्यायालय में प्रस्ताव समर्पित है। न्यायालय उस पर विचार कर रही है और 1200-1300 और लोगों को चिन्हित किया गया, उनके कागजात तैयार हो रहे हैं।
जो अपराध से संपत्ति अर्जित किए हैं, उनमें 400 का प्रस्ताव हम लोगों ने तैयार करके न्यायालय में भेज चुके हैं और बाकी 12-1300 पे कार्रवाई हो रही है। इसमें लीकर माफिया, सैंड माफिया, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, इस प्रकार के बहुत सारे अपराधी हैं। इतने इम्पोर्टेंट स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पर हम लोग करीब 2000 स्कूटी खरीदने जा रहे हैं, इसी वर्ष खरीदा जाएगा। और उस पर हमारी जो महिला पुलिस पदाधिकारी, महिला पुलिसकर्मी है, वो स्कूल जाने के समय और स्कूल में छुट्टी होने के समय वहाँ पर गश्ती करेंगी और किसी भी प्रकार के अवांछित हरकतों में शामिल जो व्यक्ति होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई करेगी, कानूनी कार्रवाई करेगी, निरोधात्मक कार्रवाई करेगी। तो कार्रवाई केवल अपराधियों, माफियाओं पर नहीं हो रही है। कुछ सियासतदान का कहना है कार्रवाई उनके ऊपर भी हो रही है। वो कौन है? कल मैंने आपको बताया था कि लालू प्रसाद यादव से कह दिया गया है आप बंगला खाली कर दीजिए, तेज प्रताप से कह दिया गया है आप भी घर खाली कर दीजिए। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं जो राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव का बंगला है जिसे वो खाली करने को तैयार नहीं है, वो ये घर है। कहा गया है ये आवास आपको खाली करना होगा। देखिए लिखा है श्रीमती राबड़ी देवी। और जो दूसरा घर है उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, अगली तस्वीर देखिए। ये है उनका दूसरा घर जिसमें राबड़ी देवी को शिफ्ट होना है। उस घर से इस घर में राबड़ी और लालू को शिफ्ट होना, ये नया घर उन्हें आवंटित किया जा रहा है, लेकिन वो अड़ी है कि वो घर नहीं छोड़ेंगे। अब आपको दिखाऊं कि आखिर जो नया घर है, राबड़ी देवी को जो नया घर दिया जा रहा है उसमें जाने को तैयार नहीं है, लेकिन उसमें भी सुविधाएं कम नहीं है। देखिए नया घर कैसा होगा। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी को नया घर आवंटित किया जा रहा है। वो काफी बड़ा और आधुनिक सुविधाओं से लैस है, जबकि 2 मंजिला इमारत में 3 कमरे ऊपर 3 नीचे होंगे। मतलब राबड़ी का नया घर 6 बेडरूम वाला होगा। इसके अलावा ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, एक बड़ा हॉल होगा। इसमें बंगले में एंट्री करते ही मेहमानों के लिए अलग कमरा है, स्टाफ और सिक्योरिटी गार्ड के लिए अलग क्वार्टर बने हैं। नए आलीशान बंगले में बहुत बड़ा गार्डन भी है। बागीचे में नीम, पीपल, अशोक, आम, जामुन जैसे पेड़ लगे हुए हैं। मुख्य बागीचे के अलावा किचन गार्डन भी बनाया गया है। इसमें जैसे लालू यादव को खेती किसानी का शौक है, गोभी, बैगन, धनिया, मेथी, पालक भी उगाए जा सकते हैं। और पिछले घर में भी बहुत सी गाय पाली थी, घोड़ा, गाय जैसे जानवरों को रखने की यहां भी बहुत जगह है। पहले इस घर में बीजेपी के नेता और मंत्री राम सूरत राय रहते थे। राम सूरत राय ने इस घर में 3 घोड़े और 2 गाय पाली हुई थी, लेकिन राबड़ी और लालू किसी कीमत पर इस घर में नहीं आना चाहते। वो पटना के 10 सर्कुलर वाले बंगले पर ही रहने पर अड़े हुए हैं, क्योंकि राबड़ी का पुराना आवास सीएम हाउस के सामने है, जबकि राबड़ी को मिल रहा नया घर वहां से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है। पुराने आवास को परिवार की जरूरत के हिसाब से वो बना चुके हैं। करीब 10 कमरे वाले बड़े घर को 9 बच्चों के हिसाब से तैयार किया गया था। दावा है इसलिए भी राबड़ी पुराना घर छोड़ना नहीं चाहती हैं। राबड़ी के हाथ से जब सत्ता गई थी तब भी 1 साल में बंगला खाली किया था। सीएम हाउस में तब 200 गायों के लिए गौशाला और काफी खेती होती थी, और इन सबको समेटने के लिए लालू राबड़ी ने काफी वक्त लिया। और इस बार भी क्या पुराना घर ना छोड़ने की ऐसी ही कोई वजह है? सुनिए जरा, अब इस पर सियासत भी खूब हो रही है। सियासतदान क्या कह रहे हैं? लालू जी के परिवार को आप अपमानित करना चाहते हैं और इसका कोई औचित्य नहीं है, कोई आधार नहीं है कि इस मकान को इस कर्णांकित ईयरमार्क का फार्मूला के आधार पर हटाने का, करने का, वो गलत हुआ है। आप पूर्व नियोजित, पूर्वाग्रह से ग्रसित, ईर्ष्या-द्वेष से ग्रसित होकर के आपने ऐसा काम किया है। यह मकान हम नहीं छोड़ेंगे। सरकारी आवास किसी की बपौती नहीं होती है, सरकारी व्यवस्था की होती है। इसलिए ये समझना चाहिए, नहीं तो एक और केस हो जाएगा। इसलिए राबड़ी जी हों, लालू जी हों या कोई जी हों, उनको कानून को मानना पड़ेगा और कानून के तहत ही खाली करना है या रहना है। राबड़ी देवी जी एक्स सीएम रही है और लालू यादव जी एक्स सीएम ने, दो एक्स सीएम, और जेड प्लस सिक्योरिटी, जेड वाई थ्रेट और विपक्ष के नेता। तो आते ही ऐसी कौन सी राजनीतिक बदले की भावना शुरू, ये कौन बर्दाश्त करेगा? ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। ना तो अब जिस विभाग के तहत का मामला है, सरकार नियम के अनुसार हर बार नई सरकार आती है तो आवास बदलने का और आवास आवंटन का प्रक्रिया होता है भवन निर्माण विभाग का, उसके तहत हो रहा है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है एसआईआर से जुड़ी।
एसआईआर पर शहर शहर बवाल हो रहा है, सियासतदान विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन आज अखिलेश यादव ने एसआईआर का फॉर्म भर दिया है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने खुद एसआईआर का फॉर्म भर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए जरा कैसे भोपाल में कांग्रेस पार्टी एसआईआर का विरोध कर रही है, एसआईआर के खिलाफ सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन कर रहे हैं। न सिर्फ भोपाल, लखनऊ में देखिए, लखनऊ में भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है, एसआईआर के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है। बनारस में देखिए मुस्लिम महिलाएं सड़कों पर उतरी हैं जागरूक करने के लिए लोगों को, और बाकायदा ऐलान करते हुए निकली हैं कि एसआईआर फॉर्म भरिए। की पहचान एसआईआर फॉर्म को जमा करें। आपकी एक वोट आपकी किस्मत बदल सकता है। कृपया एसआईआर फॉर्म को अपने लोगों को जमा करवाइए, क्योंकि वोट हमारी पहचान कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी गाने कि मिल के देश का संविधान लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं और इसको बचाने के लिए यूथ कांग्रेस का साथी पूरे देश में संघर्ष करेगा, वोट चोरी के खिलाफ आवाज उठाएगा। कि भाजपा सरकार कैसे सारे तंत्र का, सारी व्यवस्थाओं का दुरुपयोग करती है। आज भाजपा सरकार ने संविधान को तार तार करने का काम किया है, संविधान को खत्म करने का काम किया है। संविधान जो सबसे बड़ा अधिकार देता है हमारे मतदाता को, उसको छीनने का काम भाजपा सरकार ने किया है। जानते इस बार नरेंद्र। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक दिलचस्प खबर बताने जा रहा हूं। अगर आप गाड़ी के शौकीन हैं, खबर आपके लिए 1,17,00,000 में एक शख्स ने नंबर प्लेट गाड़ी का लिया है। इतना शौक, वीआईपी नंबर प्लेट, और इस हद तक शौकीन कि 1 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर दिए केवल नंबर प्लेट लेने में। यह आप देख रहे हैं, यही है नंबर प्लेट HR88B8888। इस नंबर के लिए 1,17,00,000 रुपए खर्च किए। आइए आपको बताऊं कौन है और किस राज्य में 1 करोड़ रुपए का नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन नंबर लिया है। यह आप नंबर देख रहे हैं जो आप, ये 1,17,00,000 का है। हरियाणा में ऐसा रिकॉर्ड बना है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। यहां नीलामी में कार का वीआईपी नंबर 1,17,00,000 रुपए में बिका है। यह नंबर HR88B8888 है, जो देश का सबसे महंगा रजिस्ट्रेशन नंबर बना है। दरअसल हरियाणा में हर हफ्ते वीआईपी नंबर प्लेट की नीलामी होती है। नंबर प्लेट की यह नीलामी हरियाणा सरकार करवाती है। शुक्रवार शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 9 बजे तक आवेदन होता है। इसके लिए 4500 रुपए का रजिस्ट्रेशन फीस जमा करनी होती है और उसके आधार पर शाम 5 बजे तक बोली लगाई जाती है। इस बार नीलामी में HR88B8888 नंबर सबसे ज्यादा चर्चा में। इस नंबर के लिए 45 आवेदन आए। शुरुआती कीमत थी 50,000, लेकिन बोली शुरू हुई तो यह कीमत धीरे 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 करोड़ों तक पहुंच गई। बुधवार को शाम 5 बजे बोली 1,17,00,000 पर जाकर खत्म हुई और इसके साथ ही यह अब तक का देश का सबसे महंगा वीआईपी नंबर है। इससे पहले पिछले हफ्ते हरियाणा में ही नंबर प्लेट 37,91,000 रुपए में बिकी है, जबकि अप्रैल महीने में केरल में कारोबारी ने 46 लाख में नंबर खरीदा था। और जानकर ताज्जुब होगा, जिसने नंबर प्लेट ली है उसने 1 करोड़ की नंबर प्लेट तो ले ली है, लेकिन अभी गाड़ी नहीं ली है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर, क्या कर्नाटक में बदलेगा सीएम। दरअसल क्या हो रहा है कर्नाटक में, पहली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। ये आप देख रहे हैं, जब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी तो कहा गया क्या सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार 2.5 साल सीएम होंगे। अब देखिए अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, अब शिव कुमार को सीएम बनाने के लिए उनके समर्थक नारियल फोड़ रहे हैं कि सिद्धारमैया हो गया, अब डीके शिव कुमार को सीएम बनाओ।